जूलॉजी जंतु विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं और इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को आज। शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रियाँ कहलाते हैं। इनकी जो संख्या होती है 5 होती है। पाँच होती है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। भविष्य का आभास होने की घटना को छठा ज्ञानेंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस कहते हैं। आँख मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक यानी चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। आँखों का पिछला भाग रेटिना कहलाता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। परितारिका यानी आइरिस आँखों से नीचे जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है। यह 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा। पुतली की बात करें तो यह आइरिस के बीच पाया जाता है। इसका रंग काला होता है और इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है। स्क्लेरा या आँखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग होता है स्क्लेरा, और यह स्क्लेरा कहलाता है। कार्निया आँखों के सबसे बाहर की झिल्ली होती है, इसे आँख का टेम्पर ग्लास कहते हैं और यह रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। नेत्रदान में कार्निया को ही दान किया जाता है। यह हमारा नेत्र का जो है कंप्लीट फिगर दिया हुआ है। ये स्क्लेरा है, कॉर्निया है, पीपुल है, आइरिस, लेंस, कार्निया, सिलियरी मसल्स है जिसके थ्रू ये जो है लेंस होता है, जिसके थ्रू टीका रहता है वो सिलियरी मसल्स होते हैं। रेटिना हम फिगर इससे बनता है। ऑप्टिक नर्व्स इसी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को, जो फिगर इमेज बनता है मस्तिष्क को जाते हैं, इमेज ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे। आँख है। इनर पार्ट ऑफ आइस यानी अंदर आँख के अंदर में क्या क्या होता है तो लेंस होता है। मानव नेत्र लेंस जो होता है उत्तल होता है। इसमें 6 मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं जिसको हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। यह चमकीला होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। सिलियरी मसल्स यानी पच्छाभी। लेंस का समायोजन मोटा, पास की वस्तु के लिए क्या हो जाता है, यह मोटा हो जाता है और दूर की वस्तु के लिए पतला हो जाता है। कोराइड रक्तक पटल, इसका कार्य ब्लड का सप्लाई करना होता है, रेटिना से सटा हुआ रहता है। एक्वस ह्यूमस यानी नेत्रोद, इसका कार्य लेंस की रक्षा करना होता है। यह आइरिस और लेंस के बीच में भरा एक द्रव होता है। विट्रस ह्यूमस यानी नेत्र कचाप द्रव, इसका कार्य रेटिना की रक्षा करना होता है। यह लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है और यह आइरिस और लेंस के बीच पाया जाता है। एक्वस ह्यूमस। रेटिना दृष्टिपटल क्या होता है, यह आँख का पिछली भाग होता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। चींटी, हाथी, हिरन, हाथी। नोट, हाथी का जो आँख होता है शरीर के अनुपात में छोटा होता है। हिरन का आँख शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। चींटी का आँख शरीर के बाहर होता है। नोट है, शाकाहारी जीवों की आँख साइड में होती हैं ताकि ये खतरा को भाप सकें, जबकि मांसाहारी जीवों में आँख होती है वो सामने की ओर होती है। येलो स्पॉट मैकुला,
रेटिना के बीच वाला भाग जो होता है वो आइल स्पॉट कहलाता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है क्लियर बनता है। फोविया सेंट्रॉइड मैकुला के बीच में रहता है। इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छी बनती है। शिकारी इसी से अपनी शिकार पर पैनी नज़र रखता है। ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु क्या होता है? जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व, जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व में जुड़े रहते हैं वह ब्लाइंड स्पॉट होता है। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? रेड सेल यह प्रकाश की तीव्रता बताती है, अर्थात अंधेरा तथा प्रकाश का आभास कौन कराता है? रेड सेल यानी क्षण कोशिका कराता है। जैसे उल्लू रतौंधी बीमारी में यह प्रभावित हो जाता है। जो रॉड सेल होता है रतौंधी बीमारी में ये प्रभावित हो जाता है। कोरोनिकल सेल यानी शंकु जो कोशिका होती है रंग बताती है। शंकु जो कोशिका होती है वो हमें रंग बताती है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल नर्व्स निकलनी होती हैं जो दृष्टि को मस्तिष्क के कारोपोरा तक ले जाती हैं। प्रकाशिक तंतु दो प्रकार की होती हैं, शंक्वाकार और बेलनाकार। शंक्वाकार जो होती है तंतु रंगों का आभास कराता है, जबकि बेलन आकार जो छड़ वाली जो तंतु होती है तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं है। लेंस में लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। हमारी दृष्टि का हमारे आँखों पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी हम जो कोई फिगर देखते हैं तो हमारी आँखों पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, जिससे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कुछ जानवरों की आँखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण उनकी आँख रात में चमकते रहते हैं। इस द्रव में जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग किया जाता है। डाल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग पहचानने की जो क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। रक्त वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है बीमारी में लाल तथा हरा रंग की पहचान क्षमता समाप्त हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए इसी हरा चार्ट यानी ICS चार्ट का प्रयोग करते हैं। रिमार्क 1887 में एडोल्फ इग्नफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया। यह लेंस आँखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। कैमरा को आई से जो है कंपेयर किया गया है। जो फिल्म रील होता है वो रेटिना के समान होता है। जो डायफ्रेम होता है कैमरा का वह आइरिस के समान होता है, और जो उसमें अपर्चर होता है सिर्फ प्यूपिल की तरह से काम करता है, और लेंस जो होता है लेंस की तरह से काम करता है। अगला हमारा जो सेंस आर्गन आता है, कान आता है, ईयर आता है। इसका जो मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाना होता है। ईयर का जो मुख्य काम होता है संतुलन बनाना होता है, जबकि इसका द्वितीय काम होता है सुनना। कान का बाहरी भाग कड़ यानी पल्लव यानी पिन्ना कहलाता है। यह उपस्थि का बना होता है, यह एक अवशेषी अंग है। कान के पिन्ना के 7 भाग होते हैं। ऊपर हेलिक्स होता है और नीचे लेबुला यानी जिसमें बाली वगैरह पहना जाता है लेबुला होता है। एक कान का फिगर दिया हुआ है। कान के अंदर कान का पर्दा नामक झिल्ली पाया जाता है, जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे मेलिपस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। ध्वनि ईयर कैनल से होकर के ईयर ड्रम पर कंपन करती हैं। कान की हड्डियां कंपन के आयाम को बढ़ा देती हैं। कान की कोक्लिया कंपन को ध्वनि सिग्नल में बदल करके ब्रेन तक पहुंचा देती है। ये ईयर है, कैनाल होता है ड्रम, और MIC आयाम कोक्लिया ब्रेन तक पहुंचा देती है, ध्वनि को सिग्नल के माध्यम से पहुंचा देती है 10 डेसिमल। कान से
एक नस आकर गले में मिलती है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा सुनने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम अपने मुंह को खोल लेते हैं ताकि कान में वायु के दाब को संतुलित किया जा सके। अब अगला जो सेंस आर्गन आता है नाक है, नोज है। नोज के बारे में पढ़ना है। नाक सूंघने तथा श्वसन में सहायक होते हैं। सूंघने और श्वसन में सहायक होते हैं। नाक में ओलाफैक्टरी लोब यानी नर्व करोड़ों की संख्या में पाई जाती हैं जो गंध को मस्तिष्क के कारोपोरा तक पहुंचाने का काम करती हैं। अगला जो सेंस आर्गन आता है स्किन आता है, त्वचा आता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका जो जीवन काल होता है 28 दिन यानी 4 सप्ताह होता है। इसकी मोटाई 0.5 से 2 mm तक होती है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसकी 7 परतें होती हैं। एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, यह त्वचा की बाहरी परत होती है। इसकी संख्या 5 होती है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है और इसमें मेलानिन पाया जाता है। यह हमारे त्वचा का रंग डिसाइड करता है, मेलानिन। डर्मिस, यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग होता है। इससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। डर्मिस, यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग होता है। इससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। तैलीय पदार्थ यानी यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है जो त्वचा को चिकना बनाता है। सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण यानी निर्माण करता है। श्वेत पदार्थ यानी स्वीट ग्लैंड, श्वेत पदार्थ का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथि पसीने का उत्सर्जन करती है। रिमार्क, बाल, नाखून, सींग तथा जानवरों के जो खुर होते हैं कैरेटिना नामक प्रोटीन का बना होता है। त्वचा में मेलानिन नामक पाया जाता है जो यह एक प्रोटीन है। मेलानिन क्या है? प्रोटीन है जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा करता है। अगला सेंस आर्गन आता है जीभ यानी टंग। जीभ मुख गुहा में पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? स्वाद का आभास कराना इसका मुख्य काम होता है। जीभ का मध्य भाग स्वाद का पता नहीं करता। जीभ का जो मध्य भाग होता है उसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ का जो अग्र भाग होता है वो मीठा को बताता है, जबकि जीभ का अग्र पार्श्व भाग होता है वो नमकीन को, साल्टी को बताता है। जीभ का जो पश्च पार्श्व खट्टा को बताता है और जीभ का जो पश्च भाग होता है तीखा को बताता है। स्वाद बताने का कार्य जो होते हैं टेस्ट बड करता है और यह सबसे आगे होता है और पीछे की ओर मोटा होता जाता है। ये पीछे वाला भाग है जो बिटर कड़वाहट को बताता है और ये आगे वाला जो भाग है मीठा को बताता है। और इधर साइड वाला भाग साल्ट को बताएगा, इधर साइड वाला साल्ट को बताएगा। जो पीछे वाला जो साइड होता है वो एसिड यानी खट्टेपन को बताता है। ये टेस्ट बड है, इसी के थ्रू हमको जो है टेस्ट पता चलते हैं। जीभ के ऊपर ये बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं। सब टेस्ट बड हैं, इसी के थ्रू जो होते हैं हमको जो है टेस्ट पता चलता है जो भी खाते हैं। अगला टॉपिक आता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़ करके उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। पोषण में भोजन के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा प्राप्ति, शरीर निर्माण और रोग से रक्षा। ऊर्जा प्राप्ति हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलता है। शरीर निर्माण में जैसे किससे मिलता है? प्रोटीन, जल, खनिज से हमको शरीर निर्माण होता है। रोग से रक्षा कैसे कैसे होती है? विटामिन और रुक्षांश भोजन यानी मोटा जो चारा वाले होते हैं पदार्थ होते हैं वो रुक्षांश कहते हैं, से शरीर को हम क्या कहते हैं? रोगों से बचाते हैं। भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन हैं? भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा यानी फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण यानी मिनरल्स हो गए, जल वाटर हो गया
और मोटा चारा यानी रुक्षांश यानी रफेज। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है, शरीर के निर्माण में यह 1% भाग लेता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसमें C6H12 और O6 के अनुपात के बीच जो अनुपात होता है 1:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड यह सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 अणु होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तुरंत अगर हमको ऊर्जा लेना हो तो ग्लूकोज ले सकते हैं। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है। इसको सैकेरिन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। राइबोज नामक शर्करा जो होता है डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। डाइसैकेराइड यह शर्करा जो होता है 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना होता है। जैसे यह मोनोसैकराइड की तुलना में जटिल होता है, जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। सुक्रोज 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर के सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाकर के लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिला देंगे तो माल्टोज हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सुक्रोज को कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज से मिला देंगे तो सुक्रोज का निर्माण हो जाएगा। ग्लूकोज को लैक्टोज से मिला देंगे तो गैलेक्टोज से मिला देंगे तो लैक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज को मिला देंगे तो ग्लूकोज माल्टोज हो जाएगा। यानी ग्लूकोज इसमें कॉमन है, मिलाने वाला क्या है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला टेबल चीनी यानी चीनी जो होता है सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज को गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, जबकि केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला आता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यह सबसे जटिल शर्करा होता है। इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसैकराइड भाग लेते हैं, जैसे काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन। ये सब पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है, अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च जो होता है जल में घुलनशील नहीं है, यानी ये जल में घुलता नहीं है। कैप्सूल स्टार्च यानी मंड का बना होता है। कीटों की जो त्वचा होती है तथा बाह्यकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की जो छाल होती है वो सेलुलोज की होती है। कागज़, कपास तथा नोट यानी जो भी गुद्दा होता है वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक तंतु आहार है, यानी रेशेदार आहार है, जिसे जानवर तो पचा तो सकते हैं, लेकिन जो मानव हो गया तथा सूअर हो गया इसको नहीं पचा सकते हैं। सेलुलोज का जो दूसरा नाम है बीटा ग्लूकोज भी है। अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहते हैं, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च रहता है, जबकि आटा में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। वसा चर्बी यानी फैट, यह कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में 15% भाग होता है फैट का। महिलाओं में जो होता है फैट अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वसा से मिलती है। 1 ग्राम के वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी टूटने पर हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल एक एस्टर होता है। पायटिक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। ऊंट के कुब्बड़ में वसा पाया जाता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है तथा शरीर को चोट लगने से बचाता है और सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी और ई और के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं। प्रोटीन
यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन C1H1O और N से मिलकर बना होता है, अतः यह नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में पहले से रहता है, और जो शेष 10 होता है, शेष तो जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं वह भोजन से ग्रहण करना होता है। अतः प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बच्चों में 15 साल की आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है प्रोटीन का। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जबकि सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस तथा क्वाशोरकॉर्स नामक बीमारी होता है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में ग्लोबुमिन प्रोटीन पाया जाता है, और कीटों के बाह्य कंकाल में कैरोटीन नामक जो प्रोटीन होता है पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद मशरूम में, उसके बाद दाल में। विटामिन, नेक्स्ट टॉपिक आता है विटामिन। यह एक कार्बनिक होता है। इसकी खोज जो होता है ल्यूमेन ने किया था, जबकि नामकरण जो था फंक नामक विद्वान ने किया था। यह रोगों से हमको रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए एक प्रतिरक्षक है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, यानी बी और सी यह है जल में घुलनशील है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी और ई और के। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वे यकृत में जाकर के संचित रहते हैं, या यकृत यानी लीवर में स्टोर रहते हैं। अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा, अतः वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है। इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। मछली के यकृत हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अगला आता है विटामिन बी। इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है। यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। मक्का के अत्यधिक सेवन या पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से बेरी का खतरा रहता है। विटामिन B1 या इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन B3 इसे निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल जो होते हैं पकने लगते हैं। विटामिन B5 या पेंटोथाइमिन कहते हैं, इसे पेंटोथाइमिन कहते हैं। इसकी कमी से ब्लैकग्रान या त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 इसका जो रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन है, और कमी से होने वाले रोग हैं लकवा मार देता है, और सल्फर में पाया जाता है विटामिन B7। विटामिन B11 इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। अगला आता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट की उपस्थिति का पता एपेक्ट्रोस्कोपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पार्शियस एनीमिया यानी चमड़ा श्वेत हो जाता है। अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B7 बायोटीन को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है विटामिन BC। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में विटामिन C जो होता है नहीं पाया जाता है। विटामिन C शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित नहीं रहता है। यह घाव भरने का सबसे अच्छा काम करता है। विटामिन C जो होता है घाव भरने का काम करता है। अगला आता है विटामिन D। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है।
यह मछली के तेल में पाया जाता है। इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन में भी जो हार्मोन भी है। पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा विटामिन है, वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है, तो विटामिन डी हार्मोन भी है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला विटामिन है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित यानी निर्माण कर लिया जाता है। विटामिन के, इसका नाम फिलोक्विनोन है। यह विटामिन खून को थक्का बनाता है। हेमरेज का कारण विटामिन के है। इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। यह टमाटर सब्जियों में पाया जाता है। खनिज, शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। एक कार्बनिक नहीं होते बल्कि अकार्बनिक होते हैं। खनिज दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक बृहद होता है माइक्रो, एक सूक्ष्म यानी माइक्रो। बृहद खनिज, इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। जो बृहद खनिज होते हैं शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरत है, अधिक पड़ती है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इनकी जो शरीर में आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक है। यह चावल में नहीं होता है जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। सल्फर यानी गंधक प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। सोडियम जो होता है रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। दूसरा आता है सूक्ष्म खनिज यानी माइक्रो मिनरल। इसकी जो शरीर में आवश्यकता होती है बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया और मॉलिब्डेनम। इनकी जो शरीर में आवश्यकता होती है बहुत कम होती है और इनको सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। जल यानी वाटर, यह अकार्बनिक पदार्थ होता है वाटर। इसका जो सूत्र होता है H2O है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है 2:1 होता है। शरीर में इसकी जो मात्रा होती है 65% पाया जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लगता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है और उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। शरीर में 1% पानी की कमी से हमको प्यास लगती है तथा 10% पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। मोटा चारा यानी रुक्षांश यानी रफेज, यह पचते नहीं हैं, ये रसेदार होते हैं। यह आहार नाल की दीवारों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। यह शरीर में जल को रोक कर भी रखते हैं। जैसे साग के डंठल हो गया है यानी वृत्त भी जिसको कहते हैं। शरीर में विभिन्न पोषक तत्व, जो जल होता है 65% होता है, वसा 16%, महिलाओं में 20%, प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। शरीर में विभिन्न तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन जो तत्व होता है सबसे अधिक होता है 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 0.4%, मैग्नीशियम 0.1% मैग्नीशियम होता है। यानी सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। एंजाइम, यह पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। हार्मोन क्या है, हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं। हार्मोन क्या है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं। जिसमें इन लगा रहेगा वो प्रोटीन के अंतर्गत आता है। जिसमें INE लगा रहेगा जैसे रेनिन हो गया, ये हार्मोन के अंतर्गत आता है। ASE लगा रहेगा तो एंजाइम के अंतर्गत आएगा, जैसे माल्टेज हो गया। OSE लगा रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे माल्टोज हो गया। इसके लास्ट में OSE आएगा, O जाएगा, A जाएगा, इन आएगा। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रिया यानी रिएक्शन जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण, निर्माण यानी अपघटन, टूटना होता है, उन समस्त क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय की क्रिया को एंजाइम और हार्मोन द्वारा नियंत्रित करता है।
ये दो प्रकार का होता है, एक उपचय यानी एनाबोलिज्म यानी अपचय कैटाबोलिज्म। उपचय का अर्थ होता है जोड़ना एनाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म का अर्थ होता है तोड़ना यानी अपचय, इसका अर्थ होता है तोड़ना। अपचय उपचय एनाबोलिज्म, इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। प्रोटीन जो निर्माण होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। ग्लूकोज का निर्माण जो होता है 38 एटीपी से मिलकर के बनता है। अपचय, इससे क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इसमें जटिल पदार्थ क्या होता है, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी क्या है, उपापचय को